जहाँ तक ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। ये हमें डाटा गिवन हुआ है। गिवन डाटा है जो हमारी लेंथ है, मतलब पहले तो प्लान दिया है, लेंथ है 48 मीटर, विड्थ है 40 मीटर, हाइट है 34 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग की डायमेंशन है। उसके बाद जो साइट लोकेशन है वो मुंबई में है, बिल्डिंग हमारी मुंबई में है। लोकेशन ऑफ ट्रस्ट 200 मीटर, स्टोरी हाइट 3 मीटर, फ्रेम स्पेसिंग बे विड्थ। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये टर्म्स भी बताता जाऊंगा कि क्या है इसका मतलब। हाइट ऑफ हिल 900 मीटर, और कैटेगरी 2, इन सब का क्या यूज है आगे आगे अपन को पता चलता जाएगा जैसे जैसे वैल्यूज देखते जाएंगे। तो अपन क्या करते थे, सबसे पहले अपन बेसिक विंड स्पीड निकालते थे, पहले मैंने बताया। तो उसमें पहले जो ये न्यूमेरिकल बता रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। ये हमारा प्लान है 48 मीटर इंटू 40 मीटर, 40 इंटू 48 मीटर का, और जो सी हाइट है वो 34 मीटर दी है। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, स्टोरी हाइट 3 मीटर है, मतलब हमारी जो हर स्टोरी की जो हाइट है वो 3 मीटर है। फ्रेम स्पेसिंग बे विड्थ, मतलब जो हॉरिजॉन्टल बेज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। सॉरी, जो वर्टिकल बेस है उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और जो हमारी स्टोरी हाइट है वो 3 मीटर है। ये दे रखी है, इतना समझ में आता है। हाँ, तो हाइट 34 मीटर है, तो नंबर ऑफ स्टोरी कितनी हो जाएगी, 34/3 अप्रॉक्सीमेटली। हमारी जो नंबर ऑफ स्टोरी है वो 11 है, नंबर ऑफ बेस 10 निकल के आती है। ये तो हमारी पता चल गया बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन की डायमेंशन क्या है। फिर हम सबसे स्टेप फर्स्ट आते हैं बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड हम लोग कहाँ से देखते थे, हम लोग देखते थे साइट से, साइट लोकेशन से। तो हमारी लोकेशन दे रखी है मुंबई, मुंबई में बेसिक विंड स्पीड अपन को निकालना है। तो मुंबई में जो बेसिक विंड स्पीड निकल के आएगी फ्रॉम एनेक्शर ए, मतलब मैंने कल तुम्हें मैप से भी देखने बताया था, और एनेक्शर वगैरह में भी दे रखी है उसकी वैल्यू। ये मैप है। अब इसमें हम पहले देख लेंगे कि मुंबई कहाँ आ रहा है हमारा। मुंबई अपना आएगा इधर पर्पल कुछ एरिया में, यहाँ पे उन्होंने 50 दे रखी है अप्रॉक्सीमेटली। अभी और क्लियर हो जाएगा। ये है मेरा मुंबई, और यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यूज दे रखी है, अच्छा 44 है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, पहला ये है, और दूसरा है एनेक्शर सी, मतलब IS कोड से देख सकते हैं, IS कोड के एनेक्शर सी। हाँ हाँ, मीटिंग से बाहर हो गया। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले मैंने वैल्यूज दिखाया आपको, मैप से देखना। दूसरी
दूसरा तरीका है हमारा एनेक्सर सी से देखना। एनेक्सर सी पर जा रहा हूँ मैं। आईएस कोड मैंने शेयर कर दिया ना, ये एनेक्सर ए है। अब इसमें सिटी के हिसाब से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमारी जो सिटी है वो मुंबई, मुंबई के लिए वैल्यूज कितनी है, 44 मीटर पर सेकेंड साइट लोकेशन के हिसाब से। तो ये जो उसने साइट लोकेशन मुझे मुंबई दी है, तो मुंबई के लिए मैंने जो बेसिक विंड स्पीड निकाली वो कोड में से देख के निकाली, ये दी रही है 44 मीटर पर सेकेंड। एनेक्सर ए पर पेज नंबर 51 पर मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई। फिर आती है हमारी डिज़ाइन विंड स्पीड वीजेड। वीजेड जो है वो बीबी इंटू K1 K2 K3 K4। अब यहाँ पे वैल्यूज जैसे जैसे मैं बताऊंगा, इन सबकी जो डाटा दिया हुआ उसका पता चलता जाएगा आपको कि हाइट ऑफ हिल क्यों दे रखा है। कैटेगरी जो 2 है वो टेरेन कैटेगरी 2 है। फर्स्ट एक K1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। टेबल नंबर 1 पेज नंबर 7, ये यहाँ पे दे भी हुआ है रिस्क कोफिशिएंट। जो हमारी बिल्डिंग है वो जनरल बिल्डिंग है, ठीक है। और जो हमारी विंड की वेलोसिटी है वो 44 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से K1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 1। ठीक है, K1 की वैल्यू आ गई। K2 की वैल्यू जो है वो हाइट और टेरेन कैटेगरी पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन में टेरेन कैटेगरी सेकेंड दी हुई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी दी हुई है 33 मीटर। ठीक है, पहले क्या देखते हैं। अब हर हाइट के लिए जो हमारी K2 की वैल्यू होती है, टेबल 2 फैक्टर्स टू डिजाइन विंड स्पीड वेरिएशन विद हाइट इन डिफरेंट टेरेन। अब K2 की वैल्यू हर हाइट के लिए दी हुई है, तो हर हाइट के लिए चेक करेंगे हम। 10 मीटर पे भी लगाएंगे, 15 मीटर पे भी। हाँ, 10 मीटर पे भी लगा के देखेंगे, 15 मीटर पे भी, 20 मीटर पे भी। हमारी टेरेन कैटेगरी 2 है। इस वाले जो कॉलम है यहाँ से वैल्यूज हम पिकअप करेंगे। 10 मीटर के लिए 1 दी हुई है, 15 के लिए 1.05, 20 के लिए ये, 20 के लिए ये, कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो हाइट है बिल्डिंग की वो 34 मीटर है। बाकी जो वैल्यूज के बीच में यूज पड़ेगा वो लीनियर इंटरपोलेशन से हम निकालेंगे। फॉर इंटरमीडिएट हाइट ऑफ वैल्यूज दैट इन गिवन टेरेन यूज इन लीनियर इंटरपोलेशन। यहाँ से हमारी टेरेन कैटेगरी 2 है और हाइट से K2 की वैल्यूज निकल जाएगी। थर्ड हमारा टोपोग्राफी फैक्टर आता है। जो उन्होंने टोपोग्राफी फैक्टर मतलब जो हमारे आसपास का एरिया है, वैलीज है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा, उन सबको कवर करता है। तो इसमें हाइट ऑफ हिल दी हुई है 900 मीटर और थीटा दिया हुआ 10 डिग्री है, इसीलिए दिया गया टोपोग्राफी फैक्टर निकालने के लिए काम आया। तो इसकी कैलकुलेशन इसमें दी गई है। बाकी मैक्सिमम केसेस में 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं कि कैसे निकालना है। तो पहली चीज़ जो है, जो हमारी थीटा की वैल्यू 10 डिग्री दी है, तो हमारी जो 3 से 17 डिग्री के बीच में आ रही। कल मैंने बताया था 3 डिग्री से जितनी भी टोपोग्राफी फैक्टर C2 यहाँ से दिख तो रहा है स्क्रीन पे, 3 डिग्री से कम होती है तो अपन सीधे 1 ले लेते हैं। लेकिन 3 से 17 डिग्री होती है तो 1.2 डिग्री Z/L, और 17 डिग्री से ज़्यादा है तो 0.36। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू दी हुई है वो 10 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ से हम जो फॉर्मूला देखेंगे 1.2 Z इंटू एल। अब Z क्या है, L क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो K3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस सी एस नॉट। ठीक है, ये इसमें हर चीज़ समझाई गई है इतना डीप में। बाकी आपको 70% केसेस में K3 की वैल्यू सीधे 1 देखने को मिलेगी, लेकिन ये बताया मैंने तो समझा देता हूँ एक बार। फ्रॉम टेबल टू पेज नंबर 8। हाँ, मतलब हर हाइट के लिए हमारी टेरेन कैटेगरी 2 थी और हर हाइट के लिए उन्होंने लीनियर इंटरपोलेशन की हेल्प से 10 मीटर के लिए निकाल लिया, 15 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए, 30 मीटर के लिए और 34 मीटर के लिए निकाल लिया 50 मीटर की वैल्यू से यूज करके। तो आप ये लीनियर इंटरपोलेशन करके K2 की वैल्यूज निकाल लें। ये K2 की वैल्यूज की टेबल है। K3 फैक्टर टोपोग्राफी फैक्टर है। थीटा 10 डिग्री है, ग्रेटर देन 3 डिग्री है, तो स्लोप जो है वो 3 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में है। C की वैल्यू है 1.2 Z/LE। Z क्या है, LE क्या है, यहाँ पे समझाते हैं। Z जो है वो हमारा माउंटेन की हाइट है। माउंटेन की हाइट कितनी दी हुई है, माउंटेन की हाइट क्वेश्चन में दी है 900 मीटर, और जो थीटा है 10 डिग्री। ये वैल्यूज याद रखना। तो यहाँ पे मैं वही वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये मेरा माउंटेन है, Z की वैल्यू 900 है, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है। अब जो टेन थीटा मैंने यहाँ से निकाल के आया, 10 डिग्री इक्वल्स टू 900/L। तो L की वैल्यू मेरी आ गई 5104.15। ठीक है, अब ये मेरी जो L की वैल्यू आई है, यहाँ से L की वैल्यू आई है, वहाँ से मैं अपनी C की वैल्यू निकाल सकता हूँ। C की वैल्यू क्या है, 1.2 Z/LE।
तो ये मैंने वही किया 1.2 जेड, जेड मतलब हाइट है 900 मीटर, क्वेश्चन में दी है। एल की वैल्यू अपन ने थीटा की हेल्प से एल की वैल्यू निकाली है। ये हमारी पहली चीज हो गई है। फिर आगे चल के देखते हैं, तो K3 की वैल्यू है 1 प्लस सी एस। सी की वैल्यू जो मैंने निकाली है 1.2 इंटू 900 बाय एल ई, सी की वैल्यू तो 0.21 आ गई है। अब जो एस की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। वैल्यू ऑफ एस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम फिगर 15 PIN 55। अब ये क्या बोल रहा है फिगर 15 ऑफ PIN, एक सेकेंड, फिगर 15 एक्स अपॉन एल की वैल्यू हमारी क्या आई है, हमने टाई की वैल्यू निकाली है जेड अपॉन एल, वहाँ से एच की वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहले उन्होंने एच की वैल्यू निकाली है जो हमारी इफेक्टिव हाइट है, और उसके बाद एच अपन एल का रेशियो है 0.71, उसकी करस्पॉन्डिंग एच निकाला हुआ है। ये जो ग्राफ है वो एक्स अपन एल और एच की वैल्यूज शो कर रहा है। ये ग्राफ पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें दो चीजें पैरेलल, तीन चीजें आई हैं। अगर आप लोग दो चीजों के बीच में ग्राफ देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो क्रस्ट क्रस्ट आ जाता है, इसमें तीन वैल्यूज हो जाती हैं। ये मैं छोड़ भी सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है वैल्यूज देखना आना आपको, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। अपन को वैल्यू निकालना है एस की, सी की वैल्यू निकाल ली है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एच किसी डिस्टेंस पर 200 मीटर दूर, दूर की डिस्टेंस पर, क्योंकि 200 मीटर मैंने क्यों लिया है वही बता देता हूँ। लोकेशन ऑफ क्रस्ट जो है हमारे माउंटेन की, वो 200 मीटर है हाइट ऑफ हिल से, इसलिए मैंने जो क्रस्ट लिया हुआ है, क्रस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए मैंने माउंटेन का जो क्रस्ट लिया हुआ है वो 200 मीटर दूर लिया है। यहाँ से 900 की हाइट से 200 मीटर दूर लिया है। तो 200 मीटर की दूरी पर एच की वैल्यू क्या है, पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थेल्स थ्योरम सबने पढ़ी होगी 9th-10th में, सिमेट्रिक ट्रायंगल्स में जो लग के आती है एच अपन एल बाई 200 900 अपन एल, मतलब यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर मैं एच की वैल्यू निकालूंगा जो है 864.73, एच अपन एल की वैल्यू निकालूंगा, और एक्स अपन एल, ये दो चीज़ें, एच अपन एल, एच की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली 864, एक्स जो हमारी डिस्टेंस है वो 200 है, एच अपन एल और एक्स अपन एल निकालेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमारी एच की वैल्यू आएगी। एच अपॉन एल और एक्स अपॉन एल, ये दो वैल्यूज हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये एस का ग्राफ चल रहा है। जो वाई एक्सिस है वो है एच अपॉन एल, और जो एक्स एक्सिस है वो है एक्स अपॉन एल, और इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो एस या एस नॉट की वैल्यूज है वो पता चलेगी। तो मैंने एक्स अपॉन एल और एच अपॉन एल की वैल्यूज निकाली है, उससे मुझे एस की वैल्यू पता चलेगी। तो ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ से निकाली है। एच की वैल्यू मतलब हाइट 900, हाइट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर से 200 मीटर दूर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देख एक बार वापस से दिखा देता हूँ। ये लोकेशन ऑफ क्रस्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ हिल 200 मीटर है, इसलिए 200 मीटर मैंने दूर लिया है। यहाँ से मैंने एच इफेक्टिव निकाल लिया है, और एक्स की वैल्यू 200 दे रखी है। एल की वैल्यू अपन ने 5104, एल और एल ये सेम ही चीज़ है, एल की वैल्यू 5104 निकाल दी। एच अपन एल, एक्स अपन एल, इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये जो ग्राफ बना हुआ है उससे उन्होंने वैल्यूज निकाली है, एच की वैल्यू 0.7। ये ऐसा ग्राफ बना है, ये अपन सीधे ग्राफ पर ही चलते हैं। तो कितनी वैल्यू है 0.039 और 0.17, 0.039 एच अपन एल, 0.1717 0.039, यहाँ पे कुछ वैल्यू लाई कर रही है, मतलब 0.7 उन्होंने निकाल के रखी है इस वैल्यूज के बीच में, ग्राफ से निकाल के, ग्राफ से निकाली हुई वाली। एस की वैल्यू 0.7 आई है, K3 की वैल्यू 1 प्लस सी एस, सी की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू निकाली, सीधे K3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये K3 वैल्यू अगर आपको आता आ गया समझ में तो भी ठीक है, नहीं आया तो मैक्सिमम केसेस में 1 देखने को मिलेगी। मैंने बताया था आपको टोपोग्राफिक फैक्टर, इसलिए इस क्वेश्चन में हर चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। K3 की वैल्यू आ गई 1.147, लास्ट वैल्यू जो है हमारी K4, जो कि होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। हमारी जो बिल्डिंग है वो जनरल बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू, जिसका इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 होता है।
तो ऊपर से K1, K2, K3, K4 की वैल्यू सारी निकाल लिए। K2 की वैल्यू हाइट पर डिपेंड करेगी, तो मैं इसकी वैल्यू बाद में पुट करूंगा, क्योंकि हर हाइट पर हमारी वैल्यूज डिफरेंट निकल के आएगी, हर हाइट पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ K3 की वैल्यू आपको थोड़ा टिपिकल लगा होगा, बाकी तो सब समझ में आ गया होगा। VZ, VB, K1, K2, K3, K4, VB की वैल्यू 44, मैंने एनेक्चर से देखना भी बताया, ग्राफ से देखना भी बताया, K1, K2, K3 वैल्यू की पुट करी, तो हमारी जो VZ निकल के आया वो 15.35 मीटर पर सेकेंड निकल के आया। VZ निकाल लिया अपन ने। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिजाइन विंड प्रेशर, PD। PD PZ निकाल के आएंगे। PZ कितना है? 0.6 PZ स्क्वायर। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, 0.6 इंटू VZ स्क्वायर। PZ की वैल्यू ये है, PZ की वैल्यू हमने निकाल ली, PZ की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद डिजाइन विंड प्रेशर PD इंटू KD इंटू K इंटू KC इंटू PZ। अब ये KD, KA, KC की वैल्यूज कहाँ से आ रही मैं ये बता देता हूँ। इसमें PZ की वैल्यू उन्होंने पुट नहीं करी है, क्यों पुट नहीं करी? क्योंकि K2 की वैल्यू अभी हमने पुट नहीं करी है। जो VZ की वैल्यू है वो K2 के टर्म्स नहीं चल रही है, मैंने K2 की वैल्यू अभी तक पुट नहीं करी है, ध्यान रखना, आप लोग भी पुट मत करना। अब KD, KA, KC पूरा 7.2.1 पेज नंबर 9 पर, तो इसी में शायद लगा होगा, नहीं लगा है तो अपन IS कोड में देखेंगे। नहीं दिया, पेज नंबर 9। ये एरिया एवरेजिंग फैक्टर तो देखते हैं क्या है। के इसने 1.0 ले रखा है, 1.0 क्यों ले रखा है? एरिया 10 मीटर से ज़्यादा है, अच्छा ठीक है। के ए, के डी, के सी, तो के डी उन्होंने पहले वैल्यू ले रखी है, फैक्टर ऑफ 0.9 में भी यूज फॉर द डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है वो रेक्टेंगुलर एरिया है, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसमें उन्होंने दे रखा है कि ट्रायंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए जो फैक्टर है वो 0.9 है। किस वैल्यू के लिए? के डी। तो के डी की वैल्यू मैंने 0.9 ले रखी है, सबसे पहले फैक्टर मैंने के डी का देखा है, जिसकी वैल्यू 0.9 है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टेड एरिया है बिल्डिंग का रेक्टेंगुलर निकल के आएगा 0.9। के उन्होंने 1.0 ले रखा है, के की वैल्यू एरिया एवरेजिंग फैक्टर, के की वैल्यू 1.0, अगर 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो 1.0 लिखेंगे ट्रिब्यूटरी एरिया। के की वैल्यू यहाँ से 1.0। के सी क्या है? के सी, के सी, के सी, के सी कहाँ गया? कॉम्बिनेशन फैक्टर 7.3.3.13, 7.3.3.13। पेज नंबर याद है? हाँ, फिर 7.3.3.13 यहाँ से के सी की वैल्यू मिलेगी। When taking wind loads on frames of flat buildings, it is reasonable to assume that pressure or suction inside and outside the structure shall not be. Therefore, when taking the combined effect of wind loads on the frame, a reduction factor of 0.9 may be used over the building's envelope. Roof is subject to the pressure and internal pressure। ठीक है, KC की वैल्यू उसने डायरेक्ट ही दे रखी है कि यहाँ पे जो हम KC की वैल्यूज यूज करेंगे
फ्रेम्स के लिए वो 0.9 ले रखी, तो इसलिए शायद इसने के सी की वैल्यू 0.9, के डी की वैल्यू 0.9 है रेक्टेंगल के लिए, के सी की वैल्यू डायरेक्ट 0.9 ही लेना है हर केस में, और के की वैल्यू जो निकल के आई है वो 1.0 निकल के आई है। के डी के ए के सी वापस से आई एस कोड में से देखिए मैंने वैल्यूज पुट करी है, क्लॉज नंबर इसमें लिख रखा है, तो जब आप रिवाइज करो तो वापस से क्लॉज नंबर पे जाके देख सकते हो, पेज नंबर भी लिख रखा है, ये न्यूमेरिकल शेयर कर दूंगा मैं अगर आप बोलेंगे तो। के डी के ए के सी की वैल्यूज वापस से पुट करी हमने, और पीजेड के टर्म्स में इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने के टी की वैल्यू अभी भी पुट नहीं करी है, पी डी इंटू 0.81 पीजेड। अब यहाँ पे एक क्लॉज है, एक सेकंड, यहाँ पे एक क्लॉज है जो हमने पढ़ा था कि जो पीडी की वैल्यू है वो 0.7 पीजेड से ज्यादा नहीं, से कम नहीं होना चाहिए। जब अपन आई एस कोड पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो, डिजाइन विंड प्रेशर जो निकल के आता है, ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पी डी हाउएवर शैल नॉट बी लेस देन 0.7 पीजेड। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो 0.81 पीजेड निकल के आई है, मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 0.7 से कम निकल के आती है तो कम से कम 0.7 तो लेके चलना है अपन को, उससे नीचे वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी फाइनल टेबल बनेगी फोर्सेस की वो यहाँ बनेगी। मैंने आपका K2 की वैल्यूज पुट नहीं करी थी इसलिए मैंने VZ और PZ के टर्म्स में लेकर रखा है, क्योंकि K2 की वैल्यू हर हाइट के लिए चेंज होगी, तो यहाँ से अब मैं कुछ नहीं करूँगा, K2 की वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, उसके करस्पॉन्डिंग VZ निकलता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग PD निकलता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये PZ होगा असल में, उसके करस्पॉन्डिंग PZ निकलता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग PD, यहाँ पे PD लिखा हुआ है लेकिन ये PZ है, PZ इक्वल्स टू 0.6 VZ स्क्वायर। तो 10 मीटर की हाइट पर K2 की वैल्यू 1 है, टेरेन कैटेगरी 2 के लिए, VZ की वैल्यू 15/1, PD की वैल्यू निकल के आई, PZ की वैल्यू निकल के आई और PD की वैल्यू निकल गई। ये थर्ड कॉलम जो दिख रहा है ना इसे PD की जगह PZ कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह हर हाइट पर जो हमारे फोर्सेस की वैल्यूज निकल के आएगी वो इतनी निकल के आएगी। 10 मीटर पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, 15 मीटर पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, 20 मीटर पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, 30 मीटर पर और 34 मीटर पर। अब जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बताया था, मतलब कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स का, प्रेशर तो निकाल लिया अपन लोगों ने हर हाइट पर, सी एफ और सी पी ई, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। नीचे से नोट कहाँ हो रहा है? कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्सेस यहाँ से क्लॉज नंबर 7.4 पेज नंबर 32 पे दिख जाएगा। सी एस इज फोर्स कोफिशिएंट, ए इज इफेक्टिव।
ठीक है। हाँ, जितना अभी तक समझा उसमें किसी को भी डाउट है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? जो कल बताया था बस वही आज रिपीट किया है न्यूमेरिकली। अब यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। है किसी को डाउट? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक। CF is force coefficient, AE is effective frontal area। CF की वैल्यूज अब कहाँ से निकल के आएगी? ठीक है। अब जो हमारा प्लान एरिया है उस पर डिपेंड करेगी CF और आगे वाली वैल्यूज की, आगे वाली कोफिशिएंट की वैल्यूज। प्लान एरिया A/B, एक ये जो प्लान एरिया है और ये एलिवेशन एरिया है, दो चीज़ें हैं इन फैक्टर्स पर। A/B H/B के करस्पॉन्डिंग हम IS कोड से देख के CF की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखते हैं, A/B 40/48, ये जो वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में दे रखी थी, डेटा में ये अपने मन से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 48 मीटर, 34 मीटर, 40 मीटर, इन्हीं पर वैल्यू डिपेंड करेगी जब अपन विंड फोर्सेस निकाल रहे हैं, उनके रेशियो पर कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो पहली चीज़ जो आ रही है वो A/B 40/48, 0.88833। फिर आ रहा है H/B 34/48, 0.748। Since H/B ratio is less than 1, we will calculate CF from figure 4B। और ये दूसरी टेबल है, फिगर यहाँ पे दो ग्राफ मिल रहे हैं वापस से। ये ग्राफ तीन चीज़ों के बीच में है, A/B, H/B और CF। अब जो हमने H/B की वैल्यूज निकाली है, H अपनी हाइट है, B यहाँ पे दे रखा है कि आपकी A क्या है, B क्या है, ये प्लान बना हुआ है। A ये है, A डायमेंशन क्या है, B डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह ये एलिवेशन बना हुआ है, A डायमेंशन क्या है, H डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनका प्लान बनाया, ये A 40 मीटर है, B 48 मीटर है। एलिवेशन बनाया, A 40 मीटर है, H 34 मीटर है। इसमें दो केसेस हैं, H/B की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम ये वाला ग्राफ यूज करेंगे, फर्स्ट वन। और अगर लेस देन 1 है तो B, मतलब सेकंड वाला ग्राफ यूज करेंगे। H/B लेस देन 1 है, ये B वैल्यूज ऑफ CF A/B और H/B इज लेस देन 1। तो हमारा जो केस है H/B 34/48, 0.708, इसमें H/B की वैल्यू लेस देन 1 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अब मैं CF की वैल्यू देखूंगा ग्राफ से। ग्राफ से कैसे देखूंगा? H/B की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.7 कुछ है ना। H/B की वैल्यू कितनी है? 0.708। अपॉन B की 0.833, A/B की 0.833, मतलब 1 और इसके बीच में होगी। कहाँ चला गया? 1 और इसके बीच में होगी। तो समझ में आ रहा है किसी को? ऐसे ही माउस हिला रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों ने अब तक दो चीजों के बीच में ग्राफ देखा होगा, यहाँ तीन चीजों के बीच में ग्राफ चल रहा है। A/B CF, जो y एक्सिस है वो CF है, x एक्सिस है A/B, और इसके करस्पॉन्डिंग और जो लाइन बनी हुई है ग्राफ पर वो H/B है। इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग में CF की वैल्यू निकाल रहा है। तो पहली जो वैल्यू है A/B की वैल्यू मेरी निकल गई है 0.833 पॉइंट समथिंग, 0.833। तो 0.833 यहाँ लाई कर रहा है। H/B की वैल्यू जो निकल के आई है वो 0.733 है। H/B की वैल्यू 0.733 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो CF की वैल्यू निकल के आ रही है वो 1.12 है, मतलब यहाँ पर। हाँ, कैसे निकल के आ रही है? H/B की वैल्यू कितनी है? 0.733। ये 1.2 का ग्राफ चल रहा है। ऐसी चार की वैल्यूज आ रही हैं, तो उसमें CF की वैल्यू 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ कुछ निकल के आ रही है, 1.12। अब है AE, जैसे फ्रंटल एरिया बोला। हाँ, A इज इफेक्टिव फ्रंटल एरिया, लेंथ ऑफ बिल्डिंग अपॉन नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम। लेंथ ऑफ बिल्डिंग है 48 मीटर, नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम मैंने निकाल दिए। नंबर ऑफ रोज की डायमेंशन है
4 मीटर थी, तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में निकाल के बताया था कि नंबर ऑफ रोज कैसे निकाली उन्होंने। नंबर ऑफ बेस या नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ बेस नहीं, नंबर ऑफ रोज लेंथ के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे 48/4 करके, तो नंबर ऑफ पेज निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी, +1 करना उसमें, एक 1 उन्होंने ऐड नहीं किया होगा। कहाँ गया? नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स बोला उसने, नंबर ऑफ रोज नहीं बोला। 48 अपॉन जो स्पेसिंग है वो 4 मीटर की है, तो बेस जो निकल के आएंगी वो 12 निकल के आएंगी, लेकिन जो कॉलम है रोज की वो 13 निकल के आएंगी बिल्डिंग में से, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 13 निकल के आएंगे पूरी बिल्डिंग में। कैसे निकल के आएंगे? ये हमारी टोटल डिस्टेंस है 48 मीटर, इनके बीच में 48 मीटर टोटल डिस्टेंस है, उसके बीच की स्पेसिंग है 4 मीटर, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो ये जो बीच में बेस जो निकल के आ रही है, नंबर ऑफ बेस वो 12 है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 2 3 4 13 निकल के आएंगे, बेस +1 हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस +1, तब जाके मेरी 13 बेस आएंगी। हाँ, लेंथ ऑफ बिल्डिंग अपॉन नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम इंटू 1, 48/13 इंटू 1, तो जो फ्रंटल एरिया निकल के आया वो 3.69 है। ठीक है, विंड फोर्स आ जाएगा सी एफ ए इंटू पी डी, सी एफ की वैल्यू जो निकाली मैंने 1.12 है, 3.69 है, ए की वैल्यू फ्रंटल एरिया इंटू पी डी, पी डी की वैल्यू वापस से हाइट की करस्पॉन्डिंग चेक होगी, हर हाइट की अलग अलग वैल्यूज निकल के आएगी। तो जो मेरी 0 से 10 के बीच में जो मेरा पी डी की वैल्यू निकल के आ रही है 1.12 है, मतलब यहाँ कुछ ये उन्होंने शो नहीं किया, बाकी यहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हाइट की चेंज हो रही है, इसलिए हमारी जो वेरिएशन आ रहा है वैल्यू से वो हाइट की करस्पॉन्डिंग आ रहा है। मतलब मैं बिल्डिंग की बात करूँ, ये हर हाइट पर निकालिए, तो इसको टेबुलर फॉर्म में ना बता के मैं बिल्डिंग पे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। ये मेरी बिल्डिंग है 34 मीटर की, तो जो 32.75 की डिस्टेंस पर जो मेरा विंड लोड एक्ट कर रहा है वो 7.68 है, 29.75 की डिस्टेंस पे जो एक्ट कर रहा है वो 19.02 है। ये बिल्डिंग पे लगा हुआ है, बिल्डिंग पहले उन्होंने टेबुलर फॉर्म में निकाला, उस टेबुलर फॉर्म को ही बिल्डिंग में लगाया हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म में तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, मतलब आपको शो हो रहा है लोड कि ये मेरी बिल्डिंग की हाइट है, तो इस पर किस हाइट पर मेरा जो लोड है वो कितना एक्ट कर रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी बिल्डिंग की लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है साइड में, ये विंड फोर्स का डायग्राम है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 32.75 और 29.75 में जो विंड का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है वो कितना है, और हर मीटर पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना है। कुछ आया समझ में? न्यूमेरिकल आपको बताना था वो, तो इस मतलब इससे ऊपर न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम है जिसमें मैंने कोशिश करी कि सारे फैक्टर्स कवर हो, आपका टोपोग्राफी फैक्टर से लेके सी एफ सी ई तक, प्लान ऑफ बिल्डिंग से लेके हर चीज़ को कवर करने का ट्राई किया, तो मुझे ये न्यूमेरिकल मिला। बाकी आपको कहीं सिलेबस में कहीं देखने को कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लोड सीधे लगाने पड़ेंगे आपको, तो लोड्स कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं ये यहाँ से पता, ये ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बताया मैंने आई एस कोड से देखकर। टेबल पढ़ना है, इसमें कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आई एस कोड से देखना है, टेबल भी आई एस कोड से देखना है, 2-3 एम्पेरिकल फॉर्मूलेज हैं बीच में वो ध्यान रखना है, एक आध दो क्लॉज हैं वो ध्यान रखना है कि पी डी जो है वो 0.7 वी जेड स्क्वायर है, पी जेड इक्वल टू 0.7 वी जेड स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 0.7 पी डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वी जेड की। खुशी सो गए आज तो सब क्लास में, कुछ समझ नहीं आया।
अरे नहीं आया समझ में। सत्यकेतु। यस आया कुछ समझ में? देखो आया सर। तो यहाँ करना। आया था। पक्का? यस सर। अ, नवीन। यस सर। आ रहा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो झूठ बोल रहे हो यार। सर आ गया। आ गया? यस चलो मतलब अब कोई तुमसे पूछेगा कि मैं विंड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करता हूँ, तो कौन सा कोड यूज बोलो, कौन सा कोड बोलोगे? 875 पार्ट 3। और IS अर्थक्वेक 87 लोडिंग के लिए मैं कौन सा कोड यूज करता हूँ? 1389। IS 1893 1389। 1893 पार्ट 1। ओके। और इम्पोज्ड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करता हूँ? इम्पोज्ड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए। सर याद नहीं है। 87, हाँ कौन सा? चलो जिसको पता हो वो बता दो, किसी को भी पता हो, कम से कम कोड्स तो याद रहे। सर 875 का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड यूज करते हैं, सही है। यस सर। चलो कम से कम आपको कोड्स तो याद है, एक अच्छी बात है। बाकी आपको वैल्यूज देखने आ गई कोड्स में से। पार्ट 1 से आपको कहाँ, पार्ट 2 से आपको वैल्यूज कहाँ से देखना है, डेड लोड लाइव लोड की। पार्ट 3 में आपको विंड लोड के लिए कौन से फैक्टर्स के लिए कहाँ से वैल्यूज देखना है। मतलब ये मान के चलो मैप में सबको पता है कि आप मैप से भी देख सकते हैं, जोन से भी देख सकते हैं, सिटी वाइज भी देख सकते हैं, विंड लोड के लिए भी, अर्थक्वेक लोड के लिए भी। अब अर्थक्वेक लोड के लिए भी किसी ने कुछ बोला, ठीक है। पार्ट 1 आपका डेड लोड के लिए यूज कर रहा है, पार्ट 1। पार्ट 2 होता है इम्पोज लोड के लिए। ये IS 875 के आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा। पार्ट 1 है डेड लोड के लिए, पार्ट 2 इम्पोज लोड के लिए, पार्ट 3 विंड लोड के लिए जो हमने अभी यूज किया, पार्ट 4 स्नो लोड्स के लिए, पार्ट 5 स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन। पार्ट 2 और 3 में ही मैक्सिमम हमारी चीज़ें कवर हो जाती है। स्नो लोड्स तो हमारे जम्मू कश्मीर एरियाज में लगता है, तो जब वहाँ पे हम बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। बाकी जो हम लोगों का टारगेट था कि आपको अर्थक्वेक लोड बता दें, विंड लोड बता दें, तो अर्थक्वेक लोड और विंड लोड बहुत लेट। क्या हुआ यश भाई, आज बहुत लेट हुए? न्यूमेरिकल तो मैंने कर दिया। सर मैं थोड़ा बाहर बाहर था। बाहर न्यूमेरिकल तो मैंने कर दिया डिस्कस। सर कल की क्लास अटेंड करी थी ना? कल की क्लास में सिर्फ वैल्यूज डाली नहीं डाली थी, आज वैल्यूज और डाल दी है। तो मैंने विंड लोड यहाँ से मैन्युअली कैलकुलेट तो करना बता दिया है। सर प्लीज शेयर दिस PDF ऑन द, ठीक है ये शेयर भी कर दे रहा हूँ मैं PDF। हाँ ये आज बार बार कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है मैं ये PDF आपको क्लास ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो उसमें से पूछ भी लेना, जो नहीं आ रहा हो। बाकी अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो विंड लोड लगाना है, मतलब अपन ने कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो बता दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो विंड लोड अप्लाई करना बताना है। तो मैं देखता हूँ अप्लाई, तो हमारा जो
अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें हम अर्थक्वेक लोड ही कंसीडर कर रहे थे और विंड लोड भी कंसीडर किया जाएगा। मेरा नेट भी दिक्कत दे रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। देखो विंड लोड तो आज मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आधा एक घंटा कम से कम और ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ मैं हम लोग आपको बता नहीं पाए, तो वो चीज़ आज बता दे रहा हूँ कि हमारी बिल्डिंग्स में क्या होता है। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, बिल्डिंग्स में क्या होता है कि आपको कॉरिडोर्स पे हमने लोड लगाना बता दिया है। हाँ, लिविंग रूम में ये सब वगैरह, डाइनिंग रूम में डेड लोड कैलकुलेट करके जो हमारा फ्लोर लोड आता है वो लगाना बता दिया। लेकिन एक चीज़ अब रह गई है, वो चीज़ क्या रह गई है? वो है हमारी स्टेयरकेस। स्टेयरकेस पे कैसे लोड लगाते हैं, स्टेयरकेस पे कितना लोड आता है। तो जिस तरह मैंने मैन्युअली डिज़ाइन आपको अब तक सब चीज़ों का बताया है, स्टेयरकेस का आपको खुद देखना है। स्टेयरकेस पे कितना डेड लोड कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपसे एक बार पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतना बताने के बाद वो तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, वो आपको बन जाएगा। जैसे हमने वॉल वॉल लोड का बताया, वैसे ही स्टेयरकेस का भी होता है। फ्लोर लोड जैसे हमने कैलकुलेट किया है, वॉल लोड जैसे कैलकुलेट किया है, विंड का लोड अब इतना हायर चले गए तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपसे स्टेयरकेस लोड बन जाए। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ, स्टेयरकेस जो लोड हम लगाते हैं वो वन वे स्लैब की तरह लगाएगा, वन वे स्लैब की तरह करेगा, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले फ्रंट व्यू पे जाके एक फ्रेम कोई सी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर न्यू व्यू करके, ये रहा न्यू व्यू। ओके, अब इसका अपन प्लान देखते हैं। अब इस पर मैंने अपन ने रैंडमली प्लान उठा लिया था, इस पर बताया नहीं था कि स्टेयरकेस का है। तो हम लोग स्टेयरकेस पहले बनाते हैं। ऐड बीम करी, ज्योमेट्री, ऐड बीम, ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में। इन दोनों मतलब स्टेयरकेस आप देखोगे हमेशा डॉग लेग जैसा हम स्लैब पे लगाते हैं। और स्टेयरकेस के केस में फ्लोर पर हमारी जो लोड रहेगा वो फ्लोर पर नहीं लगेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपन क्या करते थे, होल स्ट्रक्चर, हाँ, अपन क्या करते थे, जो हमारा ये जो स्लैब था इस पे भी हम लोग पूरे स्लैब में लोड लगाते थे, ये पूरे स्लैब पर लोड लगाते थे। लेकिन जहाँ स्टेयरकेस दी गई है उस वहाँ लोड नहीं आएगा, क्योंकि उस वहाँ पे स्टेयरकेस बनी हुई है, तो वहाँ पे फ्लोर ही नहीं है, तो वहाँ पे फ्लोर लोड भी नहीं लगेगा। बाकी जब मैं करूँगा तब एक बार और फिर से अच्छे से बता दूंगा। बाकी अभी कैसे लगता है बता रहा हूँ। हमने ये वाली फ्रेम सेलेक्ट करी थी, न्यू व्यू पे जाएंगे। ओके, बिल्डिंग में दिया रहेगा, स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा स्टेयरकेस के लिए, मेंशन किया रहेगा। तो अभी मैंने मान के चलो कि ये जो एरिया दिख रहा है मेरा, इतना इतना, ये स्टेयरकेस के लिए है, इतना, ये जाने के लिए और ये आने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। लोड एंड डेफिनेशन में जाना है, ठीक है। स्टेयरकेस एज अ फ्लोर लोड ही लगेगा, तो डेड लोड पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, स्टेयरकेस एज अ फ्लोर लोड लगेगा। अब जो स्टेयरकेस का जो डेड लोड कैलकुलेट हम करके आए हैं वो आपको कैलकुलेट करने बोला मैंने, ये एक चीज। आरसीसी की वो एक बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, उसमें हर मेंबर्स उसमें फाउंडेशन डिजाइन भी मिल जाएगा और स्टेयरकेस के लिए डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देगा। तो
जो डेड लोड हम कैलकुलेट करने के बाद जो निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 या 7.2 निकल के आता है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी है, कैसे आता है ये आपको पता करना है, नहीं बताओगे तो फिर मैं वो बुक का नाम बता दूंगा, उस बुक से भी देख सकते हो, नहीं तो वो पीडीएफ शेयर कर वो फोटोज खींच के इमेजेस डाल दूंगा। उसको बताने बैठ गया तो वो बेसिक सी चीज़ है, कुछ नहीं है। बस ये मेरा स्टेयरकेस है। फ्लो लोड कैसे लगाते थे वैसे ही कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। तो मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है मिनिमम, और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 11.25 है। तो मैं क्या डाल दूँ वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम? वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम क्या डाल दूँ? कोई भी 11 डाल दीजिए सर। 11 डाल दूँ? चलो ठीक है। और ये है, इसमें जो है एक्स की मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है 4.5 और जेड है 3 और ये है 11.5 डाल देता हूँ। ठीक, अब जो सिर्फ छोटा सा चेंज इसमें ये होता है कि हमने हर जगह टू वे डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है, लेकिन आप इसकी डायमेंशन चेक करोगे, ये है 1.5 मीटर और ये है 3 मीटर, तो एग्जैक्टली 2 आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है स्टेयर केस के केस में 100, मतलब हर बार जो स्टेयर केस का हम लोड लगाएंगे वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में जो हमें लोड लगेगा वो वन वे लगेगा। ये मैंने कर दिया ऐड क्लोज, ये वाला लोड लगा तो देखेंगे कैसे वो स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक, अभी आप देख रहे हो ना, इसमें जो ग्रीन कलर का है, हाँ जो ब्लू कलर का, जैसे मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो ब्लू कलर का है, मतलब ब्लू कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो ग्रीन और ब्लू कलर में दो शेड दिख रही हैं आपको, तो जो ब्लू कलर में है वो सिलेक्टेड लोड है, मतलब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मतलब जो जितने भी आपको लोड्स दिख रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लू कलर में होगा, मतलब मैंने यहाँ से लोड सिलेक्ट किया तो ये जो आपको लोड शो हो रहा है स्टेयरकेस वाला, ये एज अ जूम इन किया वन वे डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है, तो मतलब इस पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बाकी सब ग्रीन हो गया है, लेकिन सिर्फ ये ब्लू है क्योंकि ये सिलेक्टेड लोड है। मैं अभी इस लोड को देख रहा हूँ इसलिए ये ब्लू है, बाकी चीज़ों पे सिलेक्ट करूँगा तो बाकी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप इस पर देखो तो इस पर दो लोड लग गए हैं, टू वे वाला लोड भी लग चुका है, वन वे वाला लोड भी लग चुका है, क्योंकि अपन ने एक साथ सब पे लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक ही लोड कंसीडर करेंगे यहाँ पे डेड लोड के केस में, अपन बाद में आगे लगा रहे हैं इसलिए ऐसा केस डेवलप हो रहा है। जैसे ये मैंने सिलेक्टेड लोड पे देख रहा हूँ तो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, अभी मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये टू वे डिस्ट्रीब्यूशन वाला लोड भी लग रहा है, जबकि इसको लगना नहीं चाहिए, ये लोड हमको सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन वो वही करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स हमको चेंज करने पड़ेंगे हर फ्लोर के लिए वापस से, जैसे नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ लोड्स बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेयरकेस का लोड लग गया। अब जो मेरा स्टेयरकेस का लोड लगा है ये सिर्फ एक ही फ्लोर पे लगा है, सही बात है। बाकी मैं होल स्ट्रक्चर पे जाऊँ, ये यहाँ से ये सब तो करना आता है ना सबको, यहाँ पे होल स्ट्रक्चर पे कैसे गए, किसी भी इसको सिलेक्ट करके सिर्फ उसी चीज़ को देखना है तो न्यू व्यू पे जाके ये कर दिया, तो ये मेरा न्यू व्यू आ गया। अभी होल स्ट्रक्चर पे चल रहा हूँ तो ये होल स्ट्रक्चर है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो मेरा अभी लगा हुआ है ये सिर्फ ऐसी फ्लोर पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है सारी जगह पे है, सारी जगह पे कैसे लग सकता है, कैसे लगेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था पहले, मतलब एक हर इस पे फ्लोर पे बीम ऐड करी थी, तो पहले मेरे को बीम ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तो वो कोऑर्डिनेट डिफाइन होंगे और वो लोड एक्ट करेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको छोड़ा, नीचे वाले फ्लोर पे गया, न्यू व्यू किया, ओके,
आइसोमेट्रिक व्यू पे गया। इस वाले पर मैंने ज्योमेट्री ऐड बीम कर रखा था पहले भी, ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, ये मैंने इसके मिड पॉइंट्स पे कर दिया। फिर से होल स्ट्रक्चर पे गया, फ्रंट व्यू पे। इस पे मैं ऐड बीम करके बीम दे चुका हूँ बीच में, इस पे ऐड बीम करके बीम दे चुका हूँ, इस पे ऐड बीम करके बीम दे देता हूँ। लेकिन क्या इस वाले फ्लोर पर मेरा फ्लोर लोड लगेगा? ऐड बीम पॉइंट, ये हो गया होल स्ट्रक्चर। एक सेकंड, हाँ मैंने ये पूछा था आप सबसे कि मेरा ये जो वाला फ्लोर है, इस पर मैं डेड लोड लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा स्टेयरकेस का? ग्राउंड फ्लोर लोड है ना, ग्राउंड फ्लोर पर है ना? आवाज नहीं आ रही, किसने ही बोला बीच में? मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही। तो जो मैंने लोड लगाया हुआ है वो अभी सिर्फ एक ही स्टोरी पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे हर स्टोरी पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं ऐड लोड डैड पर वापस से ऐड लोड करके नहीं लगाऊंगा, सीधे जाके इसके वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दूंगा। तो मेरा आप देखोगे कि हर ऑटोमेटिक जो मैं वाई रेंज चेंज करूंगा, तो जो मेरे लोड्स दिख रहे हैं स्टेयरकेस का, वो हर स्टेयरकेस में लग जाएगा। तो पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे उस चीज़ के, तो अपन कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो है y यहाँ पे 7.5 दे रखा है, ठीक है, तो 7.5 से कम चूज करूँगा। और जो ऊपर है, यहाँ पे मैंने ऐड भी नहीं किया, और जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है वो 15 है, मिनिमम कोऑर्डिनेट है 7.5। तो मैं यहाँ से मिनिमम को मैंने 7 रखा, मैक्सिमम को 16 रखा। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स देख के मैंने चेंज किया, क्लोज कर दिया। तो अब आपको दिख रहे होंगे कि जो मेरे लोड्स दिख रहे हैं वो हर स्टोरी पे लग गया है स्टेयरकेस का। तो मैंने जाके यहाँ पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज किए। इसी तरह मैंने इसमें भी सिर्फ मैंने एक बार में 7 और 16 लेके एक बार में फ्लोर लोड लगा दिया था। ये तब पॉसिबल है जब हमारी बिल्डिंग हर फ्लोर पर सिमिलर हो, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। हमने स्ट्रक्चर सिमिलर लिया था, इसलिए हर फ्लोर पर अलग लगाएगा। बाकी बहुत सारे केसेस में हो सकता है आपको कि अलग अलग केस बनाने पड़े और अलग अलग फ्लोर लोड के लिए, मतलब ऐसा भी पॉसिबल। बाकी असाइनमेंट देखेंगे तो और क्लियर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके लिए सिर्फ इतने के लिए एक अलग से फ्लोर लोड डिफाइन करना पड़े सेम ही फ्लोर पर, और इतने के लिए अलग से फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो ये स्लैब लोड लगाना बताया मैंने, स्लैब लोड का लाइव लोड, स्टेयरकेस का मैंने स्टेयरकेस का लोड लगाना बताया यहाँ से। स्टेयरकेस का लाइव लोड आप IS कोड से देख सकते हो। डेड लोड की वैल्यू 7.2 या 7 की अप्रॉक्स आती है, जो कि आपको निकालना है। और लगाना कैसे है, एज अ वन वे स्लैब लगाना है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। जैसे आप फ्लोर लोड लगाते हो वैसे ही स्टेयरकेस लोड लगेगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ये लगाओगे तो इसे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना, तभी आपका ये स्लैब लोड कहलाएगा। इंटेंसिटी -7.2 या 7 अप्रॉक्स निकल के आती है डेड लोड की। डेड लोड -7.2 निकल के आता है। बाकी फ्लोर लोड इतना निकल के नहीं आएगा। फ्लोर लोड अपन ने फिनिशिंग के साथ निकाला है तो -4.75 निकल के आया। डेड लोड स्टेयरकेस का ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। दो चीज़ें होती है उसमें, स्लाइड और ब्रेड, ये दो चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से डेड लोड निकल के आता है। कोई कुछ बोल रहा था बीच में? सर इसमें बीच में बीम क्यों दे रहा है? मतलब सर जो वो स्टेयरकेस रहती है उसमें तो बीच में ऐसा कुछ नहीं रहता है। नहीं नहीं, हाँ आप सही बोल रहे हैं, बीच में बीम क्यों दिया, वो मैंने इसलिए दिया ताकि वो जो मेरा स्लैब बने वो एज अ वन वे स्लैब बने। जो हमारी स्टेयरकेस होती है उसकी एक डायरेक्शन ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना, लेंथ वाइज ज़्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो वहाँ पे जो लोड लगता है वो एज अ वन वे स्लैब एक्ट करता है। मैं इस पूरे स्लैब पे लगा देता तो ये स्लैब है ही नहीं मेरा वन वे, तो वो वन वे स्लैब में कैसे वन वे लोड में कैसे लगा सकता हूँ? वैल्यूज लेस देन 2 आ रही थी ना, इसको वन वे बनाने के लिए मैंने बीच में बीम दी है। बाकी और तो आपको प्लान में स्टेयरकेस की जगह दी हुई होगी कि एरिया जो है वो स्टेयरकेस के लिए है। यस सर। और सर फिर उसमें तो जैसे जो लोड लगेगा वो मैंने एक इसलिए ही वहाँ पे साइड में बीच में लगेगा। नहीं नहीं, एक जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइड में, अच्छा तुम ऐसा समझ रहे हो कि एक साइड जाने का एक साइड आने का है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ सर। ऐसा नहीं है, वो एज अ होल ही लगता है। मतलब मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रही है। ज्योमेट्री एड बीम, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। आपके हिसाब से ये है, इधर से जाएंगे और इधर से आएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर बीच में वो आता है, फिर ऐसे चढ़ेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? वो नहीं है। ये नहीं सर, मैं दोनों साइड हाँ से कंसिडर कर रही हूँ। लेकिन सर जैसे जो स्टेयरकेस रहती है वो वॉल के एक साइड से एक तरफ का रहता है और एक साइड से तरफ का रहता है। हाँ, दूसरी तरफ पर हाँ, आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देखोगे तो उन्होंने स्टेयरकेस का लोड लगाने के लिए बहुत हैक्टिक मेथड बताई हुई है। पहले मतलब एज अ यूडीएल लगाया हुआ है उन्होंने, जैसा आप बोल रही हो वैसे ही लगाया हुआ है कि एक वॉल पे यहाँ पे पहले इस बीम के लिए कैलकुलेट करेंगे, इस बीम पर यूडीएल लगाएंगे, फिर इस बीम पर कैलकुलेट करेंगे, इस बीम पर यूडीएल लगाएंगे, इस बीम पर भी सेम ही चीज़ करेंगे। तो एज ए यूडीएल लगाएंगे वो लोग। लेकिन जब हम कंसल्टेंसीज में वर्क करते हैं तो जो प्रेफरेबल मेथड है, जहाँ जो मैंने सीखी है वहाँ पे, वो यही है। मतलब आप इसको थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू में देखो भी, तो जैसा हमारा यूडीएल लगता है सिमेट्रिक, ये लग भी वैसा ही रहा है। बाकी जो बोथ इसमें है, ये जरूर ट्रिग्नोमेट्रिक लोड लग रहा है टू वे की जगह, लेकिन जो मेरा वन वे लग रहा है वो लग भी ऐसे यूडीएल ही रहा है। तो लोड लग सेम रहा है, लेकिन उसको कहने का तरीका फ्लो लोड है, वो फ्लो लोड लग ऐसे दिन पे इसी तरीके से रहा है। यस। मतलब मेथड और भी है स्टेयरकेस लोड लगाने की, लेकिन वो टिपिकल मेथड है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि रिजल्ट आपके सेम ही आने हैं। आप सर्च करोगे तो डिफरेंट तरह की मेथड, ईटेप्स में भी अलग मेथड होगी, लेकिन जो यूज़ करते हैं कंसल्टेंसी से ऑफिस वर्क में वो ये इस तरह का लोड लगा दिया जाता है स्टेयरकेस में सीधे सीधे। तो मैंने वही मेथड आपको बताई है, सिंपल भी है और क्विक भी है, एक बार में ही लग जाती है। हेलो सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? हाँ यूनुस। ये सर एक्चुअली इसमें सर दो साइड से मतलब आधे जो स्टेप्स होते हैं वो एक साइड होते हैं सर, हाँ हाँ आधे एक साइड होते हैं। सही। सर आपने हाँ एक ही साइड लगा दिया ना सर लोड। मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आपको आधा आधा दिखे। चलो
कोई मुझे निश्चित समझ रही वो आप समझ आपके हिसाब से इस साइड से एक साइड से जाएंगे, फिर हमारी फ्लाइट आ जाएगी इस साइड, फिर ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, है ना? फिर इस साइड Yes, फ्लाइट sir, रहेगी, yes, फिर ऐसे चढ़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना ही एरिया है स्टेयर के लिए, ये है ही नहीं है। वो मैंने बीम बना दी, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक साइड इधर से फिर ऊपर चढ़ेंगे फिर ऐसे। वो बीम मैंने Okay, इसलिए okay, बनाई sir. है ताकि मैं वन वे लोड आ गया लगाऊं तो वो समझ. कम से कम आ गया ना समझ में, Yes, sir, वो yes, sir. रीजनेबल तो हो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि मैं टू वे में वन वे लोड लगा दूं। Yes, मेरा sir. स्लैब ही नहीं है मैंने वो, तो just sir. मिशन तो पॉसिबल नहीं। बाकी आप प्लान जब देखोगे ऑटो कैड पर भी आप लोगों ने बनाए होंगे, सर जिस तो पोर्शन पे हम स्टेयर सर उन्होंने स्टेयरकेस का लोड लगाएंगे जिस हाँ पोर्शन लगा, पे सर हाँ उस पोर्शन पे स्लैब का लोड लगाना है सर. स्लैब का लोड, ये मैंने स्लैब फ्लोर लोड नहीं, स्लैब का लोड नहीं लगाना है, स्लैब का लोड नहीं उधर लगाना हम है, स्लैब का लोड नहीं लगाना है। वो हमारा तो वो ऐसा ओपन हटाना एरिया ही है. रहता है ना, हटाना यस भी सर, यस नहीं। सर. स्लैब उस जगह को ओपन छोड़ना है, लास्ट में स्टेयरकेस लोड लगाना है। ये वो मैंने अभी यही बात बताई कि जैसे मैं जब लोड सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यस इस सर. आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि स्लैब का लोड भी लगा हुआ है इसमें, ये यस सर. स्लैब का लोड भी लगा हुआ है और फिर ये स्टेयरकेस का लोड भी लगा हुआ है। ये गलत है, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक बार में सारे लोड डिफाइन कर दिए, तो इसको मुझे तोड़ तोड़ के लगाना पड़ेगा। मतलब पहले सिर्फ इतने एरिया पे लगाऊंगा, फिर इतने एरिया पे, फिर इतने एरिया पे, उस एरिया को मैं छोड़ दूंगा जिधर स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस यस में सर. एक बार में मैं लोड लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ फ्लोर होता ही नहीं हमारा। स्टेयरकेस खुद अपने आप में एक डेड लोड है, जिसकी वैल्यू 7.2 या 7 कुछ अप्रॉक्स निकल के आएगी। वहाँ पे अपना फ्लोर लोड नहीं लगेगा, ठीक है? ओके सर. और स्टेयरकेस का लोड लगाने का तरीका वही है जैसा कि हम फ्लोर लोड पे लगाते हैं, फ्लोर का लोड लगाते हैं। मतलब मैंने मेथड वो यूज़ करी है कि जैसे मैंने डैड पे गया, ऐड करके मैंने जो लोड लगाया, वो जो मेथड यूज़ करी है वो एज अ फ्लोर लोड की मेथड यूज़ करी है, लेकिन वो है फ्लोर लोड नहीं, वो है स्टेयरकेस का लोड। बात समझ में आ रही? यस सर. नहीं आ रही? सर आ रही मैंने आ रही. अप्लाई करने के तरीके के लिए जो लोड यूज़ किया है वो फ्लोर लोड का यूज़ किया है, लेकिन जो मेरा लोड है वो फ्लोर लोड नहीं है, वो स्टेयर को हमारे स्टेयर फ्लोर स्लैब होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन आप स्टेयर केस देखोगे तो इंक्लाइंड है। ऊपर से जब आप देखोगे तो ऊपर से तो वो प्लान ही दिखेगा, ऊपर से थोड़ी ना आपको एलिवेशन समझ में आएगा। तो हम लोग इसलिए ये ऐसा लोड लगाते हैं यूनिफॉर्मली। वन वे डिस्ट्रीब्यूशन यूडीएल की जगह। तो ये एक चीज़ रह गई थी, स्लैब लोड कैसे लगाना, स्टेयर केस लोड कैसे लगाना है। तो वो मेथड वो ये कैसे लगाना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे ये वन वे डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करना जरूर भूलना मत। और जो वैल्यू डेल आप कैलकुलेट करोगे डेल लोड की, वो 7 कुछ अप्रॉक्स निकल के आएगी, -7, वो आपको खुद निकालना है। ये एक असाइनमेंट है, कैसे निकल के आई आरसीसी की बुक में मिल जाएगा, मैं बुक बता दूंगा जिस बुक में मिलेगा, सबके पास होगी, अभी बस नाम याद नहीं आ रहा मुझे, फेमस बुक है, सबने लगाई होगी, उसी वजह से टीचर्स पढ़ा था, ठीक है। स्लैब लोड में किसी को दिक्कत है, तो स्लैब लोड में दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि वो यूज होगा। वन लोड तो ठीक है, फिर भी स्लैब लोड में किसी को दिक्कत है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। यशवर्धन लेट ज्वाइन किया था, छोड़ भी दिया क्या? प्रशांत यस सर. स्लैब लोड सर वो बुक, हाँ सर आ गया सर. वो बुक शायद प्लाई मैनर है क्या? पिल्लैयन अब मैनन है, आरसीसी. हाँ पिल्लैयन हाँ मैनन है, उसमें दिख प्लाई, जाएगा। प्लाई मैनर. हाँ पिल्लैयन मैनन है, उसमें दिख जाएगा। उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि स्टेयरकेस का डेड लोड कैसा है, मैंने भी उसी में से पढ़ा था। वहाँ से डेड लोड आप देख लोगे और यहाँ से लगाना आ जाएगा। बाकी यस सर. लगभग लगभग हमारी इस वीक के एंड तक क्लासेस एंड हो जाएगी। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है। हाँ ट्यूसडे है, तो आपको एक फाइनल असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें विंड लोड, सर वेडनेसडे है. क्या वेडनेसडे है सर आज. वेडनेसडे? यस सर. ठीक है वेडनेसडे, तो
कल की क्लास में आपको विंड लोड अप्लाई करना बता देंगे, कैलकुलेट करना बता दिया, कैसे विंड लोड अप्लाई करना बता देंगे, विंड के लोड के कॉम्बिनेशन बनाना होंगे तो कॉम्बिनेशन बताना हो जाएंगे। तो हमारे विंड लोड लग चुके हैं बिल्डिंग पर, अर्थक्वेक लोड लग चुके हैं, लोड कॉम्बिनेशन लग चुके हैं, फ्लोर लोड आ गया है, बीम लोड आ गया है, स्लैब लोड आ गया है। अब बस आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें एक बिल्डिंग रहेगी और सारे लोड अप्लाई करना रहेंगे, मतलब एक ही चीज़ में हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वो असाइनमेंट जिसने कर लिया मतलब आपको स्टैट आ गया है। बाकी पूरा स्टैट कोई भी सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा नहीं सीखा जा सकता एक महीने में। हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि स्टैट काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। ब्रिज डिज़ाइन भी होता है, स्टील स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमको आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना बोला गया था तो हमने उतना सिखा दिया है। बाकी अब आप लोग खुद के ऊपर भी आपका कितना इंटरेस्ट बनता है, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ नहीं आ रही है उसमें काफ़ी सारी मेथड है, हमने इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड बताई है। अब एमटेक करोगे, थोड़ा हायर स्टडीज़ में जाओगे तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, तो वो रिसर्च वर्क में यूज़ की जाती है। बाकी इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड अपने आप में सफिशिएंट है अगर आपको कहीं पे काम करना है या जॉब चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस ले ली क्या शशांक?